हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? मुझे कमेंट्स में बताना। पढ़ाई कैसी चल रही है, कोचिंग कैसी चल रही है? कोचिंग के अंदर टेस्ट तो हो ही रहे होंगे, तो टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, आर या पार, ये भी मुझे बिल्कुल बताना। और हम लोगों ने हमारी जो क्लास 11th है ना, उसकी यूनिट 2 कंप्लीट कर दी है, विच इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो प्लीज़ जाके उसको चेक करना, अच्छे से कवर करना, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड आपको मिले ना वो करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेके आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस पे 2 वीडियोस डाले थे। वो हमारी जो आगे वाले चैप्टर्स है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले, इसलिए जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा ही मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बताया है। बाकी फिजिक्स में इतना ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। मैथ्स में आपके प्रॉपर चैप्टर्स है इन 2 टॉपिक्स पे, तो उसमें आप एकदम डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन मैंने भी बहुत अच्छे से डिटेल से सब कुछ समझाया, बेसिक फॉर्मूलाज, मीनिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ जाके पहले वो 2 वीडियोस चेक करना, ताकि आपको आगे वाली जो कैलकुलेशन है ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, विच इज़ काइनेमेटिक्स। यहाँ से हमारी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, तो बी रेडी और एकदम हथियार वगैरह लेके रेडी हो जाओ, बिकॉज काफ़ी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। इससे पहले कि वैसे काइनेमेटिक्स हमारे चैप्टर का नाम नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम कुछ और है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग फिजिक्स की इस फील्ड की बात करेंगे जिससे रिलेटेड 2-3 चैप्टर्स आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ काइनेमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स होता है, उसके अंदर ये चैप्टर्स आते हैं, पर एक्चुअल में काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिख के बताना, वरना मैं तो बता ही रही हूँ। तो काइनेमेटिक्स है ना, वो वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड वो होता है काइनेसिस। काइनेसिस इस वर्ड से मिलके बना, इसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिसको जो ग्रीक वर्ड है वो है काइनेसिस, और उसका मतलब होता है मोशन। और पीछे जो मैटिक्स है ना, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, तो जो मैटिक्स वर्ड है ना, प्लस मैटिक्स विच इज कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, मैथ्स या फिर कैलकुलेशन। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हमारे वर्ड्स को अगर मैं बोलूँ काइनेसिस प्लस मैटिक्स विच इज मोशन प्लस मैटिक्स, विच इज मोशन प्लस मैथ्स और मोशन प्लस कैलकुलेशंस, तो इसका मतलब होता है काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मास के मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे वाले चैप्टर्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि इस मोशन को कौन कौन से फोर्सेस रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लगते हैं, वो सब चीज़ें आगे की बात है। लेकिन बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो होती है काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं सिर्फ अभी तक की बात करूँ तो इसके बाद में जब हम लोग फोर्सेस वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे तब हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। सो बेसिकली काइनेमेटिक्स इज मोशन प्लस कैलकुलेशन। बेसिकली हमको ऑब्जेक्ट्स के मोशन का फाइंड करना है, उसमें कुछ कैलकुलेशन लगानी है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही बेसिक मीनिंग। ये अलग अलग बुक्स पे आपको अलग अलग दे रखा होगा, कहीं पे मोशन प्लस कैलकुलेशन की जगह कुछ और भी दे रखा होगा, लेकिन मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बता रही हूँ, विच इज़ मोशन प्लस कैलकुलेशन। मतलब हमको मोशन पढ़नी है, उसके साथ साथ में कुछ कैलकुलेशन, कुछ मैथ्स यूज़ करनी है। ओके, सो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। अब आता है कि मोशन क्या क्या टाइप होता है, मोशन के कौन कौन से टाइप आते हैं। ठीक है, हमारा मेन वर्ड है यहाँ पे मोशन। तो मोशन कौन कौन सा मोशन हो सकता है? मोशन हो सकता है लीनियर, नॉन लीनियर, सर्कुलर, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है। ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, स्पाइरल जा सकता है, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है। दूसरी चीज आती है, अगर मैं एक और टाइप की बात करूं तो वो होता है डायमेंशन के हिसाब से। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। इसका मतलब है मोशन 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। इसका मतलब एक सिंगल लाइन में जा रहा है ना, अगर आप रोड पे चल रहे हो और सीधा सीधा चल रहे हो तो ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन है। आप सिर्फ स्ट्रेट एक एक्सिस में जा रहे हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे वो जेड हो।
और दूसरा आता है 2 डायमेंशनल मोशन। उसका मतलब होता है प्लेन में, आप किसी प्लेन में एक्स और वाई 2 एक्सिस को लेके चल रहे हो, उसमें अगर आप मूव करो, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आगे वाले चैप्टर्स में चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 1 डायमेंशनल मोशन मतलब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, 2 डायमेंशनल जब आप प्लेन की बात कर रहे हो। 3 डायमेंशनल की बात करूँ तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, किसी भी बाउल के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, वो 3D मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर 3 है, क्लास 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 11 का यूनिट 3। यूनिट 2 तो हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 तो हमारा था यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा चैप्टर 3 है, यूनिट 3 है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबको पता पड़ा, जब स्ट्रेट लाइन की बात करें, एक ही लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का मोशन होगा, ये होगा 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। सिर्फ हम लोग एक एक्सिस पे बात करें, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे कोई भी एक्सिस हो, लेकिन वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, कोई भी दूसरे एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर 3 है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज 1 डिमेंशनल मोशन। तो हम लोग इसी की बात करेंगे हमारे चैप्टर के अंदर। तो हम लोग हमारे चैप्टर का नाम लिख देते हैं। तो अभी तक हमने बात करी है कि हम लोगों के पास 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हम लोगों का जो चैप्टर 3 है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो एक एग्जाम्पल है किसका, 1 डायमेंशनल मोशन। एक एक्सिस की बात करें, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है। ये सारी टर्म्स है जो हम लोग हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आज से पहले आपने ये वर्ड सुना होगा ना, तो आपको ऐसा लगता होगा यार दोनों सेम भी तो चेंज होती है, चाहे हम डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और डिस्टेंस क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाके कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो इन जनरल आपको ऐसा लगेगा यार दोनों तो सेम ही चीज़ है, नहीं है, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है वो मैं बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और यहाँ पे हमारा है ऑब्जेक्ट बी। अब ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी की तरफ जाना है, तो वो कैसे जा सकता है, वो सीधा जा सकता है, वो कुछ ऐसे 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 करके ऐसे जा सकता है, वो ऐसे कर्व में जा सकता है, ठीक है। किसी भी टाइप के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ए से बी की तरफ जाने के लिए। तो ए से बी तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते लेगा ना, चाहे ये लिया, चाहे ये लिया, तो ये लिया, तीनों में डिस्टेंस अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, बिकॉज अगर ये ऐसे जाता है तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, आप खुद देख रहे हो, ऐसे जाता हो तो थोड़ी कम होगी, और अगर स्ट्रेट लाइन जाता है तो उससे भी कम होगी। तो इन तीनों ही केसेस में हमारी डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो सेम है, वो सेम है। क्यों सेम है, जो डिस्टेंस होती है ना वो होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह जाता है, तो वो जिस भी पाथ से जाए उस पाथ में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। अगर वो इससे जाता तो ये डिस्टेंस प्लस 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 करके जितना लगा है, अगर वो यहाँ से जाता है तो ये पूरा का पूरा लाइन कवर होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है ए बी की तरफ जा रहा है, चाहे वो किसी भी पाथ से जाए, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है ये, कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, ए और बी के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, यही है, जो कि है स्ट्रेट लाइन। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ, जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस होता है ए से बी तक, वो जिस भी पाथ से जा रहा है उस पाथ पे उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, मीटर में हो चाहे किलोमीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो, उसने जितना चला है ना, जितना उसके पैरों ने चला है उतना उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से पाथ से जा रहा है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, वो ही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। यहाँ पे इसके आगे मैं एक दो टर्म एक्सप्लेन कर रही हूँ, दो टर्म समझा रही हूँ, वो है वेक्टर एंड स्केलर। बेसिकली इसके ऊपर आपके इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा ना, उसमें उसके ऊपर कंप्लीट पूरा चैप्टर है वेक्टर्स के ऊपर, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, जैसे पढ़ा सकती थी पहले, लेकिन हम लोग वो उसी टाइम पे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अपने इस चैप्टर में उसके कुछ एक दो टर्म्स यूज़ होने वाली है, तो मैं आपको एक बार वो चीज़ बता देती हूँ। एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। इसके ऊपर डिटेल चैप्टर आएगा आगे, वो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसे एक छोटा सा समझा रही हूँ कि क्या होता है। तो जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अपना मैग्नीट्यूड तो शो करते ही है कि उनके पास कितनी वैल्यू है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन भी लेके चलते हैं। तो बेसिकली वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और जो स्केलर्स होते हैं ना, उनको डायरेक्शन से कोई लेना देना है, डायरेक्शन एक्स में है, वाई में है, जेड में है, कहीं पे भी है, कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो जो स्केलर और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसलिए हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक है ए, वो एक वेक्टर है, तो उसको शो करने के लिए उसके ऊपर एक तीर बनाते हैं, एरो बनाते हैं, तो ये शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब इसकी बात करेंगे ना स्केलर की, तो इसमें कोई एरो बनाने की जरूरत नहीं, ए तो ए, बी तो बी, कोई एरो बताने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, उनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग एक टेबल बनाते हैं, एक साइड हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस और एक साइड हम लोग लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हमको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टेबल हो गई। सबसे पहले बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल जितना भी ए से बी तक जाने में जितनी भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, तो हो जाएगा डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position। पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, हम लोग इसको अलग ही पॉइंट कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। तो दिस इज पाथ डिपेंडेंट, कौन से पाथ से जा रहा है ना, वो डिपेंड करता है, उस पर फर्क पड़ता है, पाथ डिपेंडेंट। और ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख तो ली, लेकिन समझ में नहीं आया। आप ए से बी तक गए, मैं एक बार और यहाँ पे समझा देती हूँ। ये ए है, ये बी है। ठीक है, आप ए से बी तक गए, और फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है ए, वो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। ठीक है, ये हो गया बी।
अब यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें ना, तो हमको ये पूरा ये ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये ऐड करना पड़ेगा, और ये ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 3, ये 4, ये 3, ये 2, तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4 + 3 + 2 विच इज़ 7 + 12। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, इनिशियल पोजीशन हमारी कितनी है a, फाइनल पोजीशन क्या है b, तो a और b के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं ये पूरा लेती हूँ तो शॉर्टेस्ट थोड़ी होगा, शॉर्टेस्ट तो क्या होगा, सिंपली बस ये इतना सा a और b, और ये कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ ये वाली और ये वाली जो साइड है वो सेम है, तो हमारा ए बी हो जाएगा 3 - 2 विच इज़ 1। तो आप खुद देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया। हमारी डिस्टेंस आई 12 मीटर लेती हूँ, सेंटीमीटर लेती हूँ, कुछ भी लेती हूँ, और जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, सिर्फ 1। तो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। अब मैंने बात करी पॉजिटिव, तो डिस्टेंस तो अगर कोई पार्टिकल चला है ना, चाहे वो 1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर भी चला है, तो भी डिस्टेंस कुछ तो ट्रैवल करी, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है ए, ठीक है, और ये हो गया यहाँ से चला, फिर वापस ये यहाँ तक आया बी तक, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ना वो तो ये प्लस ये इतना होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इतना। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया ना, ये इनिशियल पोजीशन से भी आगे चला गया, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, इसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से भी आगे। फॉर एग्जांपल ये है 3 और ये है 4, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कितना हो जाएगा, 3 - 4 विच इज़ -1। ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्लियर दिख रहा है कि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे वो कितना ही चले, चाहे वो माइक्रोमीटर भी चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। अब बात हो गई पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, जीरो कब हो गया। आप किसी सर्कल का एग्जाम्पल ले लो, ये है पोजीशन ए, पार्टिकल चला चला चल के वापस यहीं पे आके रुक गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस तो हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी होगी, सरकमफेरेंस के बराबर होगी, इसकी जो भी परिधि, हिंदी में कहते हैं परिधि, उसके बराबर होगी। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से ही निकला था, ए से ही गया, तो जीरो, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, वो सेम उसी पोजीशन पे आ गया। तो ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। और फोर्थ हमारा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है, और यही चीज़ सेम इसमें भी आएगी, कि जो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी, या फिर सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके इक्वल हो जाएगी, लेकिन उससे छोटी नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। फिफ्थ एंड लास्ट है कि अगर हम लोग बात करें लीनियर पाथ की, स्ट्रेट लाइन पाथ की, लीनियर, रेक्टिलिनियर, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ए से बी, कहीं कुछ मुड़ा नहीं, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। क्लियर चीज़ है ना। जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो फिर उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और वो टोटल डिस्टेंस चाहे कहीं पे भी कितना भी चला हो सारी की सारी काउंट होगी। लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। डिस्टेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा ही होगा। सेम चीज़ हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं। और लीनियर और रेक्टिलिनियर पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग इज, जो इम्पॉर्टेंट था मैं लिखना भूल गई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर होता है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, तो डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जितना चला है, चाहे आगे चला हो चाहे पीछे चला हो, सब पॉजिटिव काउंट होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर वो चल के वापस उसी पोजीशन से आया है, उससे भी पीछे निकल गया है, तो वो पोजीशन के साथ साथ उससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी वैल्यू करती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस है हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, ये हो गया पार्टिकल ए। ये ए से चलना स्टार्ट करा और इससे बी पे रुक गया। ठीक है ना, सर्कल की बात करिए और ले लेते हैं इसकी रेडियस है आर। अब इसने ए से चलना स्टार्ट किया और बी से रुक गया। जो बी है ना वो ऑपोजिट एंड है ए का, तो अब इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक बार आप पॉज करके इसका आंसर खुद देखना, आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं होता है तो मैं तो करवा ही रही हूँ, लेकिन एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो कि ये क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोग करते हैं अभी। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को सिंपली पाथ देखो, कौन से पाथ से गया हो, कितना चला है, तो वो ए से बी तक चला है, मतलब सेमी सर्कल चला है। ठीक है, और सेमी सर्कल की डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी सरकमफेरेंस जो होती है ना, पूरी की परिधि, वो होती है 2πr। लेकिन ये हाफ ही चला है, पूरा आप तक नहीं आया, हाफ ही चला है, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा πr। कैपिटल आर ले लो, हमने कैपिटल आर लिया इसलिए। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्टेंस कितना चला है, πr चला है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो उसमें ये है ए, ये है बी। हमको पाथ से कोई मतलब नहीं, चाहे किधर से भी गया हो। ठीक है, चाहे ऐसे गया हो, चाहे ऐसे गया हो, चाहे कैसे भी गया हो, हमको देखना है फाइनल इनिशियल पोजीशन, उनके बीच की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही होगी शॉर्टेस्ट, इससे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये। ठीक है, तो ये कितना है, ये 2r नहीं होगा, बिकॉज ये जो है इसका डायमीटर ही तो हुआ ना, डायमीटर इज 2r। ये ए से बी तक चला है, मैंने आपको बोला भी है कि जो बी है ना वो ए का ऑपोजिट एंड है, मतलब ए जहाँ से स्टार्ट करा उसके जस्ट ऊपर वाला। तो ये कितना हो जाएगा, और सेंटर से स्टार्ट करा है तो इसके ऊपर वाला डायमीटर हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत और आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत से एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। तो अभी आगे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आया हुआ भी है किसी पेपर में, तो इसलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो दिस इज आवर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। अ डिस्क इज रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी डिस्क है। अ डिस्क इज रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट P एंड एनी पॉइंट P इज इन कॉन्टेक्ट। हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट P है, ये कॉन्टेक्ट में रोड के, is in contact with the road at time t. Radius of the disc is r. Radius हमने ले ली r and it is rolling on a straight road. हमने ये straight road ले लिया, ये हमारी डिस्क हो गई, इसकी रेडियस r हो गई, किसी टाइम पे पॉइंट p पे इसका कॉन्टैक्ट है। नाउ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ टर्न। जब ये अपना हाफ टर्न कंप्लीट कर लेती है ना, आधा घूम लेती है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर ये डिस्क है और आधा घूम रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी इसकी कंडीशन, ये जो पॉइंट P है ना, ये हो जाएगा इधर। कैसे हो जाएगा, पहले ये पॉइंट इधर है, ठीक है, अब ये रोटेट कर रही है डिस्क, तो ये जो पॉइंट P है ना वो इधर आ जाएगा, क्योंकि हाफ टर्न ले रही है ना, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये चली उतना तो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ये, दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिख देती हूँ कैपिटल D। तो हमको ये कैलकुलेट करना है। हमको पता है ये r है, इसकी रेडियस r है। ओके, अब ये बताओ कि ये ले लेती हूँ मैं कोई और दूसरा पॉइंट Q। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये कितनी होगी, कितना चला है, ये हाफ टन चला है। डिस्टेंस चली है तो डिस्टेंस हाफ टन। डिस्क की बात करें तो कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस का आधा, सरकमफेरेंस होती है 2πr, तो ये कितना हो जाएगा πr। तो बेसिकली कितना चला है, πr। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब हमको ये पता, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r।
तो अब क्या सिंपल सी चीज़ हो गई, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर हमको कैपिटल डी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो विच इज d इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। और इसको आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। आपको सिंपली सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवा हो ना, देखो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करो ना फिजिक्स में, क्वेश्चन आपको जब IIT JEE मेंस इनके पेपर की बात करो और एडवांस की पेपर बात करो तो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे आते हैं। तो अब तो क्वेश्चन को देख के ऐसे डर जाते हो कि यार इतना लंबा क्वेश्चन है, नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको सिंपली क्वेश्चन को एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जो जो डिटेल्स उसमें दे रखी है, जो जो डेटा गिवन है, अगर डायग्राम की बात करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप डायग्राम बनाओ। पहले लाइन खींचने को बोला है, लाइन खींचो, फिर कुछ पॉइंट दे रखा है पॉइंट बनाओ, फिर दे रखा है ये 4 मीटर 5 मीटर, तो वो डायग्राम में आप लिखो। तो पहले पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ या जो भी डेटाज दे रखे वो लिखो। उसके बाद ये सोचो कि उसने क्या पूछा है, क्या करना है। तो आपके लिए वो जो क्वेश्चन है ना वो 50% तो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर डायग्राम बना लिया, प्रॉपर डेटाज लिख दिया ना, तो आपका क्वेश्चन 50 to 60% तो सॉल्व हो गया। उसके बाद में सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिक्स करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। इसको हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा ना उसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीज़ कवर कर ली कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक और आता है सर्कल से रिलेटेड, लेकिन वो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उसमें वेक्टर एडिशन आएगा और वेक्टर एडिशन अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है। मे भी आप लोगों ने पढ़ लिया हो लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं करवाऊँगी। मैं जब अगला चैप्टर आएगा ना जिसमें हम लोग वेक्टर्स का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैं कहीं पे वो करवा दूंगी ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। अभी मैं करवा दूंगी फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं वो उस टाइम पे डिटेल से करवा दूंगी। तो आप ये मत सोचना कि मैंने नहीं करवाया है, वो मैं करवाऊंगी लेकिन आगे वाले चैप्टर में करवाऊंगी। तो आज हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कर दिया। ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन मैं बोल सकती हूँ उस चैप्टर का। इसके बाद में कल हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, स्पीड, इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। तो आजकल के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं एक साथ में पढ़ा के आप लोगों से लोड नहीं देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपने पढ़ लिया, इसको आप अच्छे से एक बार और वीडियो को देखना, अच्छे से क्लियर कर देना, नोट्स बना देना। साथ साथ में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, किसी और के नोट्स से काम नहीं चलेगा, खुद के नोट्स बनाओ अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो। और नहीं है ठीक है टाइम पास करना है तो फिर तो कुछ भी करो, कोई कहने वाला नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बहुत होता है एंड थैंक यू।